स्फेरिकल मिरर से जो इमेज का फॉर्मेशन होता है वो कुछ रूल के तहत होता है। तो आज इस वीडियो में हम स्फेरिकल मिरर से जो इमेज का फॉर्मेशन है और वो किस रूल से इमेज का फॉर्मेशन होता है वो चीज़ आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे। और अगर हम ये रूल्स जान लेते हैं तो ऑब्जेक्ट मिरर के सामने, चाहे कोई भी मिरर हो, कॉन्केव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर, उसके सामने अगर ऑब्जेक्ट रखा गया है तो हम उस ऑब्जेक्ट की बनने वाली जो इमेज है उसकी पोजीशन, एग्जैक्ट साइज और एग्जैक्ट उसका नेचर, ये सब कुछ हम पता कर पाते हैं। तो रूल्स को जानना बहुत ज़रूरी है। रूल्स अगर हम जानेंगे तभी हम किसी ऑब्जेक्ट की इमेज बना पाएंगे अगर वो स्फेरिकल मिरर के सामने रखा गया है। तो कुल 4 रूल्स हैं इसके इमेज फॉर्मेशन के। चारों रूल को हम बारी बारी से डिस्कस करेंगे और फिर इन रूल की सहायता से, इन रूल्स को यूज़ करके हम किसी ऑब्जेक्ट की इमेज को बनाएंगे, उसका फॉर्मेशन करेंगे। तो सबसे पहले जो रूल है, पहला जो रूल है वो ये कहता है कि एनी रे, लाइट की रे की बात हो रही है, एनी रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो रे होगी passes थ्रू और appears, या तो पास करती है या फिर appears to diverge from the focus of the mirror, यानी कि मिरर के फोकस से या तो वो पास करती है या फिर ऐसा लगता है कि फोकस से डाइवर्ज होकर के वो रे आ रही है। अब इसको समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर दोनों बनाते हैं और दोनों में देखते हैं कि ये पहला रूल कैसे काम करता है। पहला रूल जो बोल रहा है उसके हिसाब से हम क्या करते हैं, पहले ये कॉन्केव मिरर बना लेते हैं। इसका ये पोल होगा, मिरर का मिड पॉइंट, ये M और M' अपना ये मिरर है और ये जिस स्फीयर से बना होगा उसका कुछ सेंटर रहा होगा, इसको कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। जब इन दोनों C और P को मिलाते हैं और आगे एक्सटेंड करते हैं, ये बन जाता है अपना प्रिंसिपल एक्सिस। ये प्रिंसिपल एक्सिस है और C और P के बीच में बिल्कुल मिड में कैपिटल F होता है, ये प्रिंसिपल फोकस होता है। बिल्कुल ऐसे ही हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम कॉन्वेक्स मिरर बना लेंगे जिसकी अंदर साइड में, यानी कि जो प्रेस्ड पार्ट है उधर साइड में हम क्या करेंगे, पेंटिंग करेंगे और रिफ्लेक्शन के लिए बाकी जो इधर बल्जिंग पार्ट है उसको छोड़ देंगे। इसके साथ भी यही होगा, ये अपना पोल होगा, मिरर का मिड पॉइंट, इसको भी हम M और M' से रिप्रेजेंट कर देते हैं। उसके बाद जिस स्फीयर से ये अपना कॉन्वेक्स मिरर बना हुआ है उसका सेंटर हम कैपिटल C लिखेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा मिरर के लिए, और C और P के बिल्कुल बीच में मिड में कैपिटल F होगा, प्रिंसिपल फोकस होगा। सेम चीज़ें हैं, इसके लिए प्रिंसिपल एक्सिस भी हमने बना दिया। अब जो रूल कहता है उसको देखते हैं। एनी रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस पासेस थ्रू और अपीयर्स टू डाइवर्ज फ्रॉम द फोकस ऑफ द मिरर, यानी कि अगर कोई लाइट की रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेकर के आते हैं, तो चले हम एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट की रे लेकर के आते हैं, यहाँ भी और यहाँ कॉन्वेक्स मिरर पर भी, दोनों पर, ठीक है। तो एक बार क्या होगा, ये फोकस से पास करेगी रिफ्लेक्शन के बाद। अब देखें यहाँ पर एक चीज़ और लिखना था, आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद वाला केस ये है कि वो या तो फोकस से पास करेगी या फिर ऐसा लगेगा कि फोकस से डाइवर्ज होकर के वो आ रही है लाइट की रे। तो यहाँ हमने कॉन्केव मिरर के केस में देखते हैं, यहाँ ये वाला पार्ट जो प्रेस्ड पार्ट है, अंदर की तरफ धंसा हुआ पार्ट है, वो पार्ट रिफ्लेक्टिंग साइड है और यहाँ इस पॉइंट पर ये लाइट की रे इंसिडेंट हो रही है। इंसिडेंट होने के बाद इसका रिफ्लेक्शन होगा, जाहिर सी बात है रिफ्लेक्शन होगा, और रिफ्लेक्शन होने के बाद ये लाइट की रे कहाँ से जाएगी, इस फोकस से पास करके चली जाएगी। ये हुई लाइट की रे जो फोकस से पास करके चली गई। तो पहला हो गया कि पासेस थ्रू द फोकस ऑफ द मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद ये फोकस से पास कर रही है, एक्चुअल में पास कर रही है। तो जब एक्चुअल में पास कर रही है तो एक केस हो ही गया। दूसरा कह रहा है कि अगर ये एक्चुअल में पास नहीं कर रही तो क्या होगा कि अपीयर्स टू डाइवर्ज फ्रॉम द फोकस से डाइवर्ज होती हुई नजर आएगी। तो देखें यहाँ पर कॉन्वेक्स मिरर के केस में जब लाइट की रे यहाँ पर इंसिडेंट होगी, इसके रिफ्लेक्टिंग पार्ट पर रिफ्लेक्शन होगा,
रिफ्लेक्शन के बाद देखिए दूसरी साइड तो पेंटिंग है, जा नहीं पाएगी लाइट की रे। अगर जाती भी तो यहाँ रिफ्लेक्शन नहीं रिफ्रैक्शन होता, जो हम आगे पढ़ेंगे इस चैप्टर में। लेकिन जब यहाँ से ये दूसरी साइड जा नहीं पाएगी, रिफ्लेक्शन इसका होना तो तय है। रिफ्लेक्शन जो होगा वो कुछ ऐसे होगा कि ऐसा लगेगा कि ये कहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के आ रही है, फोकस से रिफ्लेक्ट होकर के आ रही है। यही बात यहाँ पर ये चीज़ है, appears to diverge from the focus of the mirror after reflection। तो कॉनकेव मिरर के केस में ये अपना क्या है, कॉनकेव मिरर है, ये कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर के केस में एक्चुअल में रिफ्लेक्शन के बाद लाइट की रे फोकस से पास कर रही है। कब? जब ये हम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट की रे को लेकर के आ रहे हैं। और यहाँ क्या हो रहा है कॉन्वेक्स मिरर के केस में, कॉन्वेक्स मिरर के केस में यहाँ जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट की रे आ रही है वो रिफ्लेक्शन के बाद ऐसे निकल जा रही है, डाइवर्ज हो जा रही है। लेकिन ऐसा लग रहा है कहाँ से आ रही है, ये इसके फोकस से आ रही है, कॉन्वेक्स मिरर के फोकस से आ रही है। तो ये हुआ पहला रूल। दूसरा रूल देखते हैं, सेकेंड रूल। ये सेकेंड रूल पहले रूल से रिलेटेड है, पहले रूल का अपोजिट है। ये कहता है कि अगर कोई लाइट की रे एनी रे कमिंग फ्रॉम द फोकस, और या तो वो फोकस से आ रही हो या फिर डायरेक्टेड टूवर्ड्स द फोकस बिकम्स, अगर डायरेक्टेड टूवर्ड्स टू फोकस है या फिर फोकस से आ रही है तो ये जो लाइट की रे है बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, जो प्रिंसिपल एक्सिस उसके पैरेलल हो जाएगी। ये हमने कहा कि पहले वाले रूल का बिल्कुल उल्टा है। यानी अगर हम फिगर ना बनाएं और इसी फिगर को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं कि अगर कोई लाइट की रे कॉनकेव मिरर के केस में फोकस से जा रही है, फोकस से आ रही है, तो फोकस से आने वाली लाइट की रे यही होगी। चलो हम इस पार्ट को मिटा देते हैं। अब ये फोकस से आने वाली लाइट की रे यही है आई, और यहाँ मिरर के रिफ्लेक्टिंग पार्ट पर ये इंसिडेंट हुई है, यहाँ से इसका रिफ्लेक्शन होगा। तो कहता ये है रूल सेकंड वाला कि एनी रे कमिंग फ्रॉम द फोकस, ठीक है, इस चीज को छोड़ देते हैं, कमिंग फ्रॉम द फोकस बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन। आफ्टर रिफ्लेक्शन यानी रिफ्लेक्शन के बाद ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। यही अपना सेकंड रूल है। तो कॉनकेव मिरर के केस में क्या होगा, ये पैरेलल हो गई। तो ऐसे जब लाइट की रे जा रही है तो क्या हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। बिल्कुल क्या है कि रे वही है, बस डायरेक्शन बदल दिया हमने। पैरेलल जब आ रही थी तो फोकस से पास कर रही थी, यहां अगर फोकस से जा रही है और रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। कॉन्वेक्स मिरर के केस में देखते हैं, अब यहां से पढ़ते हैं। एनी रे डायरेक्टेड टुवर्ड्स द फोकस, अगर कोई लाइट की रे फोकस की तरफ डायरेक्टेड हो, फोकस की तरफ डायरेक्टेड होते हुए आ रही है और इस रिफ्लेक्टिंग पार्ट पर पड़ रही है, इस पॉइंट पर, यहां से इसका रिफ्लेक्शन होगा। और रिफ्लेक्शन के बाद क्या होता है, रिफ्लेक्ट होने के बाद ये लाइट की रे क्या होती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद। ठीक है, तो ये कॉन्वेक्स मिरर के केस में क्या होगा कि जो लाइट की रे है वो फोकस पे तो जा नहीं पाएगी क्योंकि दूसरी साइड पेंटिंग है। ऐसा हो सकता है कि फोकस की तरफ डायरेक्टेड हो, उसकी दिशा जो है फोकस की तरफ हो, और फिर अगर उस रे का रिफ्लेक्शन होता है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। दोनों केसेस में क्या प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएंगी। पहला जो रूल था वो क्या है कि पैरेलल अगर लाइट की रे आ रही है तो फोकस से पास करेगी, या फिर ऐसा लगेगा कि फोकस की तरफ से आ रही है। दूसरा रूल ये कहता है कि अगर फोकस से लाइट की रे आ रही है तो वो पैरेलल हो जाएगी कॉनकेव मिरर के केस में, या फिर अगर कोई लाइट की रे फोकस की तरफ डायरेक्टेड है तो वो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। पहला और दूसरे रूल में यही डिफरेंस है। पहला रूल कहता है पैरेलल टू फोकस, दूसरा रूल कहता है फोकस टू पैरेलल। ये दोनों रूल आपस में रिलेटेड है, इस वजह से दोनों को एक साथ पढ़ना जरूरी है। अब तीसरा वाला रूल देखते हैं। तीसरा रूल जो कहता है, थर्ड रूल जो है इमेज फॉर्मेशन का, एनी रे, कोई लाइट की रे कमिंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर, अगर कोई लाइट की रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है, कर्वेचर, और डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर को कैपिटल सी से लिख दे रहे हैं। उसके बाद क्या होता है, इट, यानी कि वो जो रे है उसकी बात हो रही है, इट रिट्रेसेस इट्स ओन पाथ, अपने रास्ते पर फिर से वो
लौट करके उसी रास्ते पर आती है जिस रास्ते से वो आई हुई है, तो रिफ्लेक्शन के बाद वो आफ्टर रिफ्लेक्शन यानी रिफ्लेक्शन के बाद फिर से अपने रास्ते को दोहराएगी, अपने पुराने वाले रास्ते पर लौट करके जाएगी। ठीक है, इसको हम फिगर से समझते हैं। फिगर बनाते हैं यहाँ पर, देखें इसी फिगर में हम यहाँ पर एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। अगर कोई लाइट की रे इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आने वाली रे हम यहाँ पर बना लेते हैं। मान लिया ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट की रे यहाँ पर आ रही है, ये हुई लाइट की रे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है। तो ये कह रहा है एनी रे कमिंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर रिट्रेसेस इट्स ओन पाथ आफ्टर रिफ्लेक्शन। ठीक है, रिफ्लेक्शन के बाद अपने रास्ते को वो दोहराती, मतलब अपने पुराने वाला रास्ते पर चलती। तो यहाँ क्या होगा, इस पॉइंट पर ये लाइट की रे इंसिडेंट हुई है, रिफ्लेक्शन होगा तो फिर से ये अपने ही पुराने रास्ते पर जाएगी, मतलब जैसे आई वैसे चली गई। और के बाद डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर रिट्रेसेड इट्स ओन पाथ आफ्टर रिफ्लेक्शन। या तो कोई लाइट की रे ऐसा हो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ डायरेक्टेड हो, तो चले हम सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ हम ऐसे एक लाइट की रे ले रहे हैं जो सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ ही डायरेक्टेड हो। मतलब अगर हम इसको डॉट डॉट करके यहाँ पर लेकर के जाएंगे तो ऐसा लग रहा है कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रही है। तो ये आने वाली रे है, इंसिडेंट रे है, यहाँ पर रिफ्लेक्शन होगा और रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा, ये अपने पुराने वाले रास्ते को अपने रास्ते पर को रिट्रेस करेगी, अपने पाथ को रिट्रेस करेगी, अपने रास्ते पर पुनः ऐसे ही वापस आ जाएगी, जिस रास्ते से गई उसी रास्ते से चली आएगी। कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसके रास्ते में, कोई डाइवर्जन नहीं होगा। रिफ्लेक्शन के बाद ये जैसे गई है वैसे चली जाएगी। ये थर्ड रूल है। और जो फोर्थ रूल है उसको देखते हैं। फोर्थ और आखिरी रूल है, ये कहता है, ये रूल ऐसा है कि अगर कोई लाइट की रे जो पॉइंट P है, पोल है, अगर यहाँ पर इंसिडेंट होती है, ठीक है, अगर कोई लाइट की रे यहाँ इंसिडेंट होती है इस पोल पर, तो प्रिंसिपल एक्सिस जितना एंगल बनाते हुए ये इंसिडेंट हो रही है उतना एंगल बनाते हुए ये रिफ्लेक्ट होकर के जाएगी भी। बिल्कुल, ये तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ही है कि नॉर्मल के साथ जितना एंगल बनाते हुए लाइट की रे आती है उतना एंगल बनाते हुए जाती भी है, इसलिए I बराबर R होता है। तो यहाँ पर देखें, अगर लाइट की रे ऐसे आ रही है और पोल पर आ रही है, पोल पर इंसिडेंट हो रही है, ये इस प्रिंसिपल एक्सिस के साथ मान लिया I एंगल बना रही है, रिफ्लेक्ट होकर के जाएगी, तो जो R एंगल बनेगा वो I के इक्वल होगा। अब देखें, नॉर्मल के केस में हुआ करता था ये चीज़ कि नॉर्मल के साथ जितने एंगल बनाते हुए इंसिडेंट रे आती है उतनी एंगल बनाते हुए ये उसी नॉर्मल के साथ जाती भी है। ये तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। लेकिन यहाँ पर ये जो प्रिंसिपल एक्सिस ये नॉर्मल भी है, इस वजह से ऐसा हो रहा है कि इस प्रिंसिपल एक्सिस के साथ जितना एंगल बनाते हुए लाइट की रे आ रही है उतना एंगल बनाते हुए जा भी रही है। क्यों? क्योंकि ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है वो खुद इस पॉइंट P पर क्या है, नॉर्मल है। ये बिल्कुल क्लियर है। जैसे मान लिया कि यहाँ पर जो स्फेयर है, स्फेयर से बना हुआ स्फेरिकल मिरर, ये कॉन्केव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, स्फेयर से बना हुआ है और स्फेयर को हम यहाँ सर्किल की तरह दिखाएंगे। सर्किल में होता क्या है कि ये सेंटर है और अगर सरकमफेरेंस के किसी पॉइंट को, मान लीजिए ये पॉइंट P है, इस पॉइंट को मिलाते हैं, इसके सेंटर से सरकमफेरेंस के किसी पॉइंट को मिलाते हैं और इस पॉइंट पर अगर हमने टेंजेंट एक ड्रॉ किया है तो ये टेंजेंट इस लाइन के इस रेडियस के परपेंडिकुलर होती है। तो बिल्कुल यहाँ पर भी यही हो रहा है। अगर हमने यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ किया है तो ये जो लाइन प्रिंसिपल एक्सिस है वो क्या है, इस पॉइंट पर नॉर्मल है और इसी वजह से नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाते हुए लाइट की रे आ रही है उतना एंगल बनाते हुए ये जाएगी भी। तो फोर्थ रूल ये है कि अगर कोई लाइट की रे प्रिंसिपल एक्सिस के से ऑब्लिकली इस पोल पर इंसिडेंट हो रही है तो ऑब्लिकली वो जाएगी भी। ठीक है, तो एनी रे इंसिडेंट एट कैपिटल P, मतलब पोल पर ऑब्लिकली, अगर ये ऑब्लिकली यानी टेढ़े ऐसे आ रही है, देन इट गोज ऑब्लिकली, अगर वो ऑब्लिकली आ रही है तो ऑब्लिकली जाएगी भी, मेकिंग सेम एंगल विद द प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस के साथ जितने एंगल से आ रही उतने एंगल से जाएगी भी। यहाँ भी देखिए कॉन्वेक्स मिरर के केस में अगर हमने इस पोल पर कोई लाइट की रे हमने इंसिडेंट करवा दिया है और ये प्रिंसिपल एक्सिस के साथ I एंगल बनाते हुए आ रही है, यहाँ क्या है जो हमने I और R बनाया है, यहाँ बिल्कुल क्लियर है, I इक्वल कितना होगा, R ही होगा। यहाँ भी देखें ये लाइट की रे यहाँ पर इंसिडेंट हो रही है कैपिटल P पर, पोल पर, मिरर के पोल पर इंसिडेंट हो रही है, यहाँ से क्या होगा,
ये आर एंगल पर यहाँ से जाएगी और ये प्रिंसिपल एक्सिस के साथ आर एंगल बन रहा है, इसलिए आई इक्वल्स आर होगा। ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है खुद इस पॉइंट पी पर क्या है, नॉर्मल है। इस वजह से जितना एंगल बनाते हुए लाइट की रे यहाँ पर इंसिडेंट हो रही है, उतना एंगल बनाते हुए यहाँ से जाएगी भी। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ इक्वल होगा, कॉन्केव मिरर के केस में भी और कॉन्वेक्स मिरर के भी केस में। तो ये चारों रूल है हमारे, ठीक है, चारों रूल है जिससे इमेज का फॉर्मेशन हम करेंगे। और इस इमेज का फॉर्मेशन के लिए हमें ये चारों रूल को अप्लाई करना जरूरी नहीं है। इन चारों में से हमें क्या करना, सिर्फ दो, ठीक है, ओनली टू। इनमें से कोई दो हम अप्लाई करके इमेज का फॉर्मेशन कर सकते हैं, आसानी से इमेज बन जाएगी। ओनली टू यानी कि सिर्फ दो हमें इसमें से रूल अप्लाई करना है। और देखिए पहला रूल ये यूनिवर्सल रूल है, आप जब भी इमेज बनाना हो तो पहला रूल तो ज़रूर अप्लाई कर दो। उसके बाद पहले रूल के साथ आप दूसरे को यूज़ कर सकते हो, पहले रूल के साथ साथ तीसरे को यूज़ कर सकते हो, पहले रूल के साथ साथ चौथे को यूज़ कर सकते हो। तो इसके लिए ऑप्शन है, ठीक है। और वैसे भी कोई भी इन चारों में से कोई भी यूज़ करके हम इमेज का फॉर्मेशन कर सकते हैं। लेकिन क्या है, ये यूनिवर्सल है, ये हर जगह, ये बहुत ही आसान है। तो पहले वाले को ज़रूर यूज़ कर लें, उसके साथ दूसरे को यूज़ कर सकते हैं, पहले के साथ तीसरे रूल को भी यूज़ कर सकते हैं जो सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला है, और पहले के साथ चौथे वाले को भी यूज़ करते हैं जो अभी हमने पढ़ा कि पोल पर लाइट की रे आ रही है तो उतना एंगल बनाते हुए प्रिंसिपल एक्सिस के साथ जाएगी भी जितने एंगल से आ रही है। तो ये कोई भी दो रूल अप्लाई करके, चारों में से कोई भी दो रूल अप्लाई करके हम इमेज का फॉर्मेशन स्फेरिकल मिरर के द्वारा जो इमेज बन रही है उसका फॉर्मेशन कर सकते हैं। और आसानी से उस जो ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज की पोजीशन और इमेज की साइज और फिर जो है इमेज का नेचर, सब कुछ हम आसानी से पता कर सकते हैं अगर हमने सही रे डायग्राम ड्रॉ किया है। ये जो हम लाइट की रे बना रहे हैं और फिर रिफ्लेक्ट होकर के जा रही है, ये सब क्या है, ये रे डायग्राम है, लाइट का रे डायग्राम है। मतलब इमेज बनाने के लिए ऑब्जेक्ट रख करके हम जो ड्रॉ करेंगे, इमेज बनाएंगे उस ऑब्जेक्ट की और इमेज को यहाँ पर दिखाएंगे, वो सब क्या कहलाएगा, वो सब रे डायग्राम कहलाएगा। ठीक, तो अगर हमने रे डायग्राम बिल्कुल सही बनाया है, थोड़ा बहुत गलती हो सकती है, लेकिन अगर मैक्सिमम पार्ट जो है 90% अगर सही बनाया है, लाइन वगैरह सही खींची है हमने, सीधी खींची है, टेढ़ा मेढ़ा नहीं खींचा है, तो बिल्कुल सही एकदम एग्जैक्ट पोजीशन पर इमेज बनेगी जहां बननी चाहिए। और इमेज की साइज एकदम एग्जैक्ट आएगी, उसकी पोजीशन, उसका नेचर, सब कुछ हमें एग्जैक्ट मिलेगा, सिर्फ रे डायग्राम अगर हमने सही से ड्रॉ किया है तो ये इतना इंपॉर्टेंट है कि कोई भी ऑब्जेक्ट किसी स्फेरिकल मिरर के सामने अगर रखा गया है तो उसकी इमेज बिल्कुल सही सटीक तरीके से कहाँ बनेगी, ये हम इस रे डायग्राम से, इस चारों रूल से आसानी से पता कर सकते हैं। उस इमेज की साइज भी पता कर सकते हैं, उस इमेज का नेचर भी पता कर सकते हैं। तो फिर आई होप आप सबको ये डिस्कशन अच्छा लगा होगा।